नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका यूके एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने स्वर पढ़े थे और आज के लेक्चर में हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इनके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यंजन होता क्या है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है, एक साउंड निकल रहा है। तो जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय, जिन ध्वनि को बोलते समय जो हमारे मुंह से अंदर से हवा निकल रही है, तो वो अलग अलग हमारे मुख के अंदर जो अंग होते हैं उनको स्पर्श करती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कोई ध्वनि कंठ से होके गुजर रही होगी, कोई तालू से होके गुजर रही होगी, कोई दांत पे लग रही होगी, कोई होठों से होके गुजर रही होगी, तो अलग अलग, कोई जीभ से होके गुजर रही होगी। तो जिनका अलग अलग क्या है, हमारे मुख के अंदर मुखांग हैं, उनसे जो स्पर्श होके हवा आती है, उनसे जो धुनें निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन क्या होता है कि स्वर के बिना अधूरे होते हैं। ठीक है, जो व्यंजनों का उच्चारण होता है वो स्वर के बिना अधूरा होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे मैं अगर बोलूँ र, तो र में ये र क्या है कि इसमें स्वर का भी प्रयोग हो रहा है, वरना ये क्या होता? र हलंत। ठीक है, इसमें क्या जुड़ रहा है? जुड़ रहा है, तब र तब निकल रहा है ये आवाज़ ना, र तब निकल रही है। तो व्यंजनों में हमेशा स्वर होते हैं, तब जाके ही पूर्ण होते हैं। इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा था कि 33 व्यंजन होते हैं। ये कुल व्यंजन नहीं होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम अपने वर्ग पढ़ते हैं। क, च, ट, त, प। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनमें क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, द, न और प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे 5 × 5 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो क्या होते हैं? य, र, ल, व। क्या होते हैं? य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, वो होते हैं स, श, स और ह। ठीक है, ये 4 हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो 25 में अगर हम ये 8 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे मूल व्यंजन? 33 हो जाएंगे। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण कि कौन से कौन सा व्यंजन निकलता है, किस जगह से, यानी कि किस मुखांग से कौन सा व्यंजन निकलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंठ व्यंजन, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ से होता है, गले से होता है। तो उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को। कंठ के आधार पर क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, ये क्या हो गए? कंठ के आधार पर। तालव्य के आधार पर क्या हुआ? हमारा च वर्ग हुआ, च, छ, ज, झ, अ। ठीक है, मूर्धन्य के आधार पर ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत के आधार पर त, थ, द, द, न। ओष्ठ के आधार पर प, फ, ब, भ, म। और नासिक के व्यंजन जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं हर वर्ग के, तो वो क्या आते हैं? नासिक के व्यंजन, यानी इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिक के से होता है। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है इसको। जैसे हम क वर्ग ले लेते हैं, सबसे पहले क्या आता है? हमारा कंठ आता है। ठीक है, तो क वर्ग पूरा कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। च वर्ग, उसके बाद क्या आता है? कंठ के बाद तालु आता है, तो च वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। तालु के बाद हमारा मूर्धा आता है, यानी कि मूर्धन्य आता है, तो ट वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धन्य से बोला जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है द वर्ग, और मूर्धन्य के बाद हमारा क्या आता है? मूर्धन्य के बाद हमारा दंत्य आता है। ठीक है, तो त वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? दांतों से बोला जाएगा। और प वर्ग, उसके दांतों के बाद हमारे क्या आते हैं? सबसे लास्ट में बाहरी होठ, यानी कि ओष्ठ। तो हमारे जो प वर्ग है वो कहाँ से बोला जाएगा? होठों से बोला जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। लेकिन इनके अलावा भी जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं, वो भी इनमें आते हैं। जैसे ह कहाँ से आता है? कंठ से आता है।
तालव्य में य और श आते हैं, मूर्धन्य में र और श आते हैं, ठीक है, और ओष्ठ में हमारे वही बेसिक जो है हमारे प वर्ग पूरा आएगा, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक तो नहीं है, आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से है ये। यर अलावा हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यर लव और ऊष्म व्यंजन स श श ह, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पे अरेंज करना है। तो य र ल व इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आता है श श स और ह, ठीक है। वह क्यों नहीं है मैं आपको अभी इसका बता दूंगा कि वह क्यों नहीं आता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो किस तरीके से हमने लगाए हैं ये य र ल श श स और ह, ठीक है। अब देखिए य कहाँ आता है, तालव्य में आता है, र कहाँ आता है, मूर्धन्य में आता है, ल कहाँ आता है, दंते में आता है, फिर श कहाँ आता है, तालव्य में, श मूर्धन्य में, स दंते में और ह कंठे में, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब देखिए जो ये न ल स है, न ल स, ठीक है, न तो पहले से ही इसमें है क्योंकि त वर्ग का है, और ल और स जो इसमें अलग से ऐड हुए हैं। तो पहले न ल स को क्या बोला जाता था, वर्त से व्यंजन, लेकिन अब ये क्या हो गया हिंदी में दंत। वर्त से व्यंजन इनको कहाँ पे बोला जाता था, तो संस्कृत जो हमारी भाषा थी, जो हमारी मातृभाषा है संस्कृत, उसमें इनको क्या बोला जाता था, वर्त से। और अगर आपके एग्जाम्स में वर्त से और दंत दोनों आ जाए तो आप वर्त से को टिक लगा के आइएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने पंचम वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है। पंचम वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो देखिए जो हमारा ड़ है उसकी कहाँ से होती है उच्चारण, कंठे प्लस नासिक के। देखिए नासिक के तो सारे हैं, ठीक है, नासिक के तो सारे हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ से और कहाँ से इनकी आवाज़ आ रही है, तो ड की कहाँ से आ रही है, कंठे से, अय्या की कहाँ से आ रही है, तालव्य से, ण की मूर्धन्य से, न की दंते से और म की ओष्ठ से, क्योंकि इनका वर्ग ऐसा ही है, ठीक है। ये किस वर्ग में आता है हमारा, क वर्ग में आता है इसलिए कंठे। ये किस में आता है, च वर्ग में आता है इसलिए तालव्य। ये किस में आता है, ट वर्ग में इसलिए मूर्धन्य। ये किस में आता है आपका खचट, त वर्ग में, तो इसमें दंत्य आएगा। और ये किस में आता है, प वर्ग में, इसलिए इसमें ओष्ठ आएगा, ठीक है। तो इतनी क्लियर हुआ। तो अगर पूछा जाए कि अय्या किस में, अय्या का उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालव्य प्लस नासिक के। इसी तरीके से इन सब का अंतर आप देंगे। और इन वर्णों को क्या बोला जाता है, द्विस्थानीय वर्ण। क्या बोला जाता है, द्विस्थानीय वर्ण, क्योंकि इनका जो उच्चारण हो रहा है, तो ये जिन मुखांगों को स्पर्श कर रहे हैं वो एक से अधिक है, वो दो मुखांग है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्विस्थानीय वर्ण, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था कि व रह गया है, तो व कहाँ पे आएगा हमारा, दंतोष्ठ में, ठीक है। 7 वर्ग थे ना हमारे, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ठीक है। तो हमारे 6 यहाँ तक हो गए थे, नासिक के तक। अब जो हमारा 7वां रह गया था वो दंतोष्ठी, यानी कि दांत और ओष्ठ को मिला के जो हमारा व्यंजन निकलता है वो क्या है, वह है। अब अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आपको बताता हूँ मैं क्या होते हैं। तो व्यंजनों का जब वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर, प्राणत्व, यानी कि कितना प्राण निकल रहा है। प्राण मतलब वायु होता है, जो हमारे अंदर बोलते हैं ना कि हवा निकल गई इसके तो प्राण निकल गए, ठीक है। तो प्राण में हमेशा क्या होता है, वायु ही होती है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो कितनी वायु निकल रही है किसी व्यंजन के उच्चारण में, उसके आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण में इसका वर्गीकरण हुआ है। अब नाम ही बता रहा है कि अल्प प्राण है, यानी कि प्राण कम लग रहे हैं, हवा कम निकल रही है, और महाप्राण में हवा ज्यादा निकल रही है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं जाता है। प्राण का अर्थ वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। वहीं महाप्राण में क्या होता है, फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण, तथा य र ल जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। देखिए पहला
तीसरा और पांचवा कौन कौन से हुए मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमारा हुआ ये, ठीक है। तीसरा क्या हुए, ये हुए। और पांचवे क्या हुए हमारे वर्ण, ये हुए, ठीक है। तो आप इनसे एक बार देख लीजिएगा, इनकी टेबल बना लीजिएगा कि पहले तीसरे और पांचवे क्या हुए हमारे महाप्राण हुए, ठीक है। और इसके अलावा ये अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन भी इसमें उठते हैं। तो 19 तो व्यंजन हो गए। अब 19 व्यंजन में हमारे अनुस्वार यानी कि अंग इसमें जुड़ता है, और स्वर 11 के 11 स्वर किसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। तो कुल मिला के कितने अल्प प्राण के स्वर और व्यंजन हुए, तो 31 हुए, ठीक है। वहीं अगर महाप्राण की बात करें तो कौन कौन से बचे, दूसरा और चौथा वर्ण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा, महाप्राण में आएगा। उसके अलावा जो हमारे ऊष्म वर्ण हैं जैसे श, श, स और ह, ये भी इसमें ही आते हैं। और इसके अलावा इसमें विसर्ग आता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन दूं, देखिए अब अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो पहला, तीसरा और पांचवा, और 5 वर्ग होते हैं हमारे, ठीक है। तो 5 × 3 15 हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर 4 हमारे ये और अलावा क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है, 19 हो गए। उसके बाद हमारा एक अनुस्वार हो गया, और 11 हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। तो कुल मिला के कितने हुए, 31, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें महाप्राण की, तो दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, 5 × 2 10 हमारे व्यंजन हो गए, ठीक है। उसके बाद श, श, स, ह कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद विसर्ग 1, ठीक है। तो 10 और 5 15 हमारे क्या हो गए, टोटल महाप्राण के स्वर और व्यंजन हो गए। कुल वर्ण कितने हुए, 15 हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोष और अघोष की। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं और अघोष, ठीक है। घोष क्या होता है कि जब ये ध्वनियां बोली जाती हैं, इनका उच्चारण किया जाता है, तो जो हमारी स्वर तंत्री होती है ना, जैसे आप बोलोगे तो जैसे बोलते हैं या ओम बोलते हैं, तो आप देखिएगा आपके जो गला है, और जिसको हम आप एडम एप्पल बोलते हो, तो वहाँ पे क्या होती है, कंपन होती है, वहाँ पे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। तो उसी को स्वर तंत्री बोलते हैं, ठीक है। स्वर वहीं से निकलते हैं। तो इनमें स्वर तंत्रियों में क्या होती है, कंपन होती है। वहीं अघोष में क्या होती है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, यानी कि वो नॉर्मली निकलते हैं, ठीक है। अब सघोष में क्या आता है, यानी कि घोष में क्या आता है, तो वही पहले जो हर वर्ग है, हमारे 5 वर्ग है ना, क, च, ट, त, प, हर वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवे, ठीक, कौन कौन से, तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण, यानी कि 15 हमारे ये हो गए, प्लस य, र, ल, व, ठीक है। ये तो हमारे 4 है ही। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उनमें से भी ह इसमें आता है, तो यानी कि एक ये हो गया। फिर अंग और अह इसमें दोनों आ गए, 2 ये हो गए, ठीक है। और 11 क्या हो गए, इसमें स्वर हो गए। तो कुल 33 हमारे वर्ण किसमें हो गए, सघोष या घोष में, याद रहेगा। वही बात करते हैं अघोष की। तो तीसरा, चौथा, पांचवा तो किसमें हो गया था, घोष में हो गया था। तो पहला और दूसरा बचे, यानी कि 5 वर्ग होते हैं, तो 5 दूनी 10 हमारे किसमें आ गए, व्यंजन आ गए, स्पर्श व्यंजन आ गए। फिर देखिए ह तो इसमें आ गया था ना, ये रहा, ठीक है। तो बचे क्या है उसमें, श, स और स, 3 ये हो गए, ठीक है। तो इसमें कुल वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा ईजी है। अब प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, क, च, ट, त, प। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ऐ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में हमारा क्या आता है, प, फ, ब, भ, म। 5 5 × 5 25 हमारे कुल क्या हुए, वर्ण हुए इसमें। अब मैं आपको बता चुका हूं कि पहला जो वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। दूसरा
तालु से बोला जाता है, तीसरा मूर्धा से बोला जाता है, चौथा दांत से बोला जाता है और पांचवा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, यानी कि होठों से बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होता है? देखो, संघर्षी अलग होते हैं और स्पर्श संघर्षी अलग होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखांग द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े। यानी कि ऐसे नहीं कि एकदम से निकल जा रही है हवा, थोड़ा संघर्ष हो। जैसे च छ ज ज झ, आप बोल के देखिए छ छ। ठीक है, तो हवा को आने में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारे च छ ज क्या हुए? हमारे स्पर्श संघर्षी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। मैं आपको बता चुका हूँ कि यर अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, बहुत कम हल्का सा स्पर्श करते हैं। जैसे यर अलावा बोल के देखें, ठीक है, जिसमें से य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। र क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित होता है। और ल क्या होता है? पार्श्विक होता है। ये क्या क्या होता है हम अभी देखते हैं। पहले बात करते हैं अर्धस्वर, जो य और व मैंने आपको बताया है उनके बारे में। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं, बहुत मिनिमल सा टच करेंगे आपको, आपके मुखांग को, ये ध्वनियाँ। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। जैसे ये वो बहुत कम स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है लुंठित यानी कि र। अब आप ऐसे बोल के देखिए, ऐसे बोलते हैं र। तो क्या होता है कि जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं जब हम र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। प्रकंपित भी इसको ही बोलते हैं, जीवा में कंपन होता है। जैसे बोलते हैं ना रर्र, जैसे रफ्तार अपने गानों में बोलता है रर्र, ऐसे बोलता है तो बार बार कंपन होती है। ठीक है, और किसी व्यंजन में ऐसे कंपन नहीं होती है, चाहे तो आप बोल के देख लीजिए। ठीक है, अतः र की ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित ध्वनि बोला जाता है। अब पार्श्विक क्या होता है? तो पार्श्विक हम पहली बात तो ल को बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक क्या होता है कि जब हम इस व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी जीभ के दोनों साइड से क्या निकलती है? हवा निकलती है। जीवा के दोनों पार्श्व यानी कि दोनों बगल से हवा निकलती है। ल बोलेंगे तो जो जीभ के दोनों साइड है वहां से क्या निकलेगी? हवा निकलती है। उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या ईष्ट या स्पृष्ट। ठीक है, ये व्यंजन वो होते हैं इनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ी पढ़ाई से हटके है। जब भी दिमाग में टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, अपने नंबर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, या किसी भी जीवन की तकलीफ को लेकर, और आपका सर बिल्कुल भन्ना आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये वर्ड बोल लीजिएगा, आपका जो सर दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। श श श और व। देखिए, बोलिए श श श, बार बार बोलिए, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आपके अंदर से जितनी भी गर्मी होती है ना, गर्मी वैसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, गर्मी ऊष्मा यानी कि जो दिमाग की ऊष्मा होती है उसको बाहर निकालती है। ये व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्मा होकर बाहर निकलती है। ठीक है, तो गर्म हवा निकलती है अंदर से, तो आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप, ना फायदा हो तब आके नीचे कमेंट में जो मर्जी वो लिख देना। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? श श स और ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न क्या होता है कि ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास। मुखांग भी तो प्रयास कर रहे हैं ना हमारे, उनकी वजह से तो उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो में। पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर क्या होता है? जब वर्णों के उच्चारण में आरंभ में मुखांगों का प्रयास क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। यानी कि जब वर्ण के उच्चारण होता है तो उसमें जो मुखांग के द्वारा शुरू में आरंभ में प्रयास किए जाते हैं उनको आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। और बाह्य प्रयत्न क्या होता है कि उच्चारण के साथ या उच्चारण के बाद, ठीक है, साथ या बाद का प्रयास, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य प्रयत्न। अब जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसको भी डिवाइड किया गया है कौन कौन से में? विवृत, द्विविवृत, स्पृष्ट और ईषत, और इसके अलावा अनुनासिक। मैं आपको बता चुका हूँ विवृत,
आ यानी कि जिसमें मुख बहुत ज़्यादा खुलता है, आ सबसे ज़्यादा खुलता है। द्विविव्रत, इनमें यर अलावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं। स्पष्ट, इसमें क वर्ग से प वर्ग तक आते हैं। ईष्ट या स्पष्ट व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, यानी कि श, श, स और ह। ठीक है, ये चार हमारे क्या हुए, ईष्ट और स्पष्ट। और अनुनासिक आपको बता चुका हूं, जिनमें हवा नाक से निकलती है, यानी कि हर वर्ग के अंतिम 5 वर्ण। ठीक, द्विविव्रत को भी अगर हम बांटे तो हमने पढ़ लिया अर्धस्वर क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त या तड़नजात या विकसित या द्विगुण व्यंजन के। इनको क्या बोला जाता है, ड और ढ। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जब ड और ढ बोले होंगे तो आप पहले जीवा ऊपर जाएगी, जीभ ऊपर जाएगी और फिर झटके से नीचे आएगी। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। शीघ्रता से नीचे आना ही उत्क्षिप्त कहलाता है और ऊपर उठना क्या वो कहलाता है, क्षिप्त। ठीक है, फिर बात करते हैं ताड़नजात क्यों कहते हैं, कि ताड़नजात का अर्थ है आघात करना। क्या अर्थ है इसका, आघात करना यानी कि नुकसान पहुंचाना। ड और ढ के उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित, जैसे वीणा का तार छूटता है ना, जैसे तार को अगर हम वीणा के छेड़ते हैं तो एकदम से क्या होता है, वो छूट के निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं। विकसित व्यंजन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ड और ढ से बने हुए हैं। इनमें नीचे क्या लिखा हुआ है, ड और ड, ये ड और ढ से अलग है लेकिन विकसित उनसे ही हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता रहित और नुक्ता सहित होता है। ठीक है, जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये जैसे ड ये बना हुआ है, ये तो ड है। ठीक है, और ये क्या बन गया, ड, ड, ड। ठीक है, इसी तरीके से ढ और ये ढ, तो जो ये है ना, ये किसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। अब नुक्ता रहित और सहित में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, डाली आदि, इनमें नुक्ता रहित है, यानी कि नुक्ता इनमें नहीं है। वहीं लड़का, सड़क, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई, देखिए इसमें अड़ 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 ढ ये आ रहा है, तो इनमें क्या लगता है, नुक्ता सहित होता है। ये क्या लगते हैं, शब्द के मध्य या अंत में लगते हैं। वहीं नुक्ता रहित शब्द के शुरू में लगते हैं। जब भी ड और ढ शब्द के शुरू में आ जाए तो वहाँ पे नुक्ता नहीं लगता है, लेकिन अगर ड और ढ शब्दों के बीच में आ जाए तो उनमें क्या लगता है, नुक्ता लगता है। अब बात करते हैं नासिक्य और निर्नुनासिक व्यंजन के बारे में। निर्नुनासिक, नासिक क्या होता है, पहले तो ये देखिए, जब ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख प्लस नासिक यानी कि मुंह और नाक दोनों के मार्ग से बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, नासिक के ध्वनि बोलते हैं। निर्नुनासिक क्या होती है, जब जो नाक होती है हमारी, नासिका होती है, उसका मार्ग बंद रहता है, लेकिन जो वायु निकलती है वो कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है, मुख से निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक। फिर आता है नासिक के, मैं आपको बता चुका हूं, जो सिर्फ नाक से निकलती है, जैसे हर वर्ग का अंतिम वर्ण। अनुसार बता दिया, अनुनासिक बता दिया। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक अलग है और निर्नुनासिक अलग है। ठीक है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क ख ज फ, ठीक है, क ख ग ज फ, ये हमारे 5 क्या है, आगत व्यंजन, यानी कि बाहर से लिए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं, बाहर से लिए गए हैं। अब इनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जैसे ड, ढ, न, म, ल। ठीक है, ये क्या है, हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम। कैसे, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो जैसे काना, काना मतलब जिसको आंख से नहीं दिखता, लेकिन न की जगह न आ रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, आप काना। ठीक है, काना यानी कि श्री कृष्ण का बाल रूप। वहीं कुमार, कुमार मतलब क्या होता है, कुमार का मतलब एक जाति होती है, लेकिन म की जगह जब मह आ गया तो उसमें क्या लग गया, कुम्हार, जो कड़े बनाते हैं। आला, ठीक है, आला में जब ल की जगह ल आ गया तो क्या बन गया, आला। जैसे आला एक ट्यून होती है जिसपे गाने बनाए जाते हैं, जैसे आजकल रोहित शर्मा के ऊपर भी गाना बन रहा है आला में, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं किस तरीके की वो ट्यून होती है।
तो छोटे छोटे ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये वर्ड को बिल्कुल बदल देते हैं। अब पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अभी तक सारे व्यंजन अपने आप में परिपूर्ण थे, मतलब उनको स्वरों की जरूरत पड़ती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन थे तो उनमें एक ही व्यंजन था, तो उसमें एक ही वर्ण, ठीक है। लेकिन अब जो ये चार व्यंजन है ये अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे क्ष, श किससे मिलकर बना हुआ है? क हलंत और श से। वहीं त्र, त्र किससे बना हुआ है? त हलंत प्लस र। याद रखिएगा जो पहला व्यंजन होगा उसमें हलंत लगेगा और दूसरा पूर्ण होगा। ज्ञ, ज्ञ में ज हलंत और अय, ठीक है। श्र, श्र में श हलंत प्लस र। और अगर हम इसको पूरा तोड़ना चाहें, जैसे कोई भी ले लीजिए, श ही ले लीजिए, तो श का जब हम पूरा तोड़ेंगे, आई एम सॉरी, जैसे हम ये क्या लेते हैं, श्र लेते हैं, ठीक है। श्र को जब हम पूरा तोड़ेंगे तो पहले क्या लाया जाएगा? श हलंत प्लस आर, यानी कि र हलंत प्लस अ, क्योंकि र जो है वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है अपने आप में, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा? जब हलंत लगेगा तो उसके आगे स्वर आ जाएगा। तो ये इसकी पूरी क्या है? संधि विच्छेद है। अब हम बात करते हैं, संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। और इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं। व्यंजन गुच्छ का मतलब जब एक से ज़्यादा व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन गुच्छ, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आता है। जैसे सप्ताह, सप्ताह में अध प और त, यानी कि प हलंत प्लस त, यानी कि इनके बीच में कोई स्वर आया नहीं है। जैसे स्वप्न, अधा प और न, प हलंत प्लस न। स्त्री, स हलंत त हलंत प्लस र, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय में श हलंत ट हलंत प्लस र, विख्यात में ख हलंत प्लस य, लक्ष्य में क हलंत प्लस श हलंत प्लस य, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ रहा है? कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। इनको क्या बोलते हैं? व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। और ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, अगर क्वेश्चन बहुत डीप आता है तब ये चीज़ें पूछी जाती हैं। व्यंजन द्वित्व क्या होता है? जब एक समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक ही जाति के व्यंजन क्या होते हैं? एक जगह आके मिल जाते हैं। जैसे पक्का, क और क, बच्चा, च और च, अड्डा, ड और ड, 70 त प्लस त, 80 स प्लस स, 90 ब प्लस ब, इक्का क प्लस क, ठीक है। तो एक ही जाति के व्यंजन है। हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व नहीं हो सकते हैं। शायद आगे है इसका, नहीं ऊपर है, जी। तो हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी भी द्वित्व नहीं हो सकते, जो ये आएंगे, ठीक है, ये कभी भी दो महाप्राण व्यंजन नहीं होंगे। पहला व्यंजन हमेशा क्या होगा? अल्प प्राण होगा, ठीक है। जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी, ठीक है। तो पहला क्या है? अल्प प्राण है, दूसरा क्या है? महाप्राण है, देख लीजिएगा। अब कुछ विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य बोलचाल में हिंदी वर्णों में कितनी संख्या है? 44 है। वहीं मानक हिंदी में कितनी है? 52 है। कैसे कैसे है मैं बता चुका हूँ। आगत स्वर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो हमारे कहाँ से आते हैं? अंग्रेजी के शब्द होते हैं और देवनागरी लिपि में यूज होते हैं। और इसके अलावा ये आपके नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं इसके, यानी कि व्यंजन के, ठीक है। तो अगली वीडियो तक बने रहिए, हम अपने स्वर और व्यंजनों के MCQs लगाएंगे। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।